मुझे दिखा नहीं, तो फिर से अगर कोई कहेगा कि भाई आवाज़ नहीं आ रही थी या पूरी क्लास में आवाज़ नहीं आ रही थी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं नहीं बनाने वाला फिर से। देखिए, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होती है, अतः तटों पर तापमान रेखाएं अक्षमता जुड़ जाती है। ठीक है, क्या होती है? मुड़ जाती है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होती है, अतः तटों पर समताप अकस्मातः मुड़ जाती है। ठीक है, अचानक से मुड़ जाती है। अगर बात करें दक्षिण गोलार्ध में जल का भाग अधिक और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इससे विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। यही कारण कि दक्षिण गोलार्ध में तापमान रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्वी पश्चिमी देशांतरों में अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी को ताप प्रवणता, तापमान में बदलने की दर, अनुमान लगाया सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंधीय होती हैं, और ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार में अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम समताप पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं दो महीनों को चुना जाता है। कौन कौन से? जनवरी और जुलाई में चुना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां के दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आयुष अंतर को ताप परिसर कहते हैं। ताप में आयुष अंतर को क्या कहते हैं? ताप परिसर कहते हैं। उसके बाद है वार्षिक तापांतर। जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने में मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस साइबेरिया में स्थित बाइक्वांग नामक स्थान पर है। नेक्स्ट, जब किसी स्थान विशेषतः औसत तापक्रम और उसके अक्षांशों का औसत तापक्रम के अंतर को तापीय विसंगत कहते हैं। तापीय विसंगति कहते हैं। वायुमंडलीय दाब और पवन और वायु राशियां देखते हैं। यहाँ से वायु दाब, जब समुद्र स्थल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल में वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुमंडल या वायु दाब के पारे में 76 सेमी और 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होते हैं। वायुमंडल बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। देखिए, यंत्र और आविष्कारक। पारद वायुमंडलीय दाब मापी, ये इसके आविष्कारक थे कौन? ई टॉरिशली। और निद्रव्य वायु दाब मापी लुशियन बिडाई। सेल्सियस थर्मामीटर एंडर्स सेल्सियस। केश आर्द्र मापी डी शोशर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भैया। नेक्स्ट, वायुमंडल दाब की इकाई जिसे बार, 1 बार बराबर कितना होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, वायु दाब को मिली बार द्वारा पास्कल से मापते हैं। वायु दाब रूप में प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 लाख, चलिए 1 लाख नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,013.2 मिली बार या 1,013.2 मिली बार। ठीक है, 1,013.2 मिली बार, 10,000 नहीं, 1,013.2 मिली बार या 1,013.2 किलो पास्कल में होता है। मिली बार में या किलो पास्कल में। वायुमंडल के निचले भाग को वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार होती है और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार। और वायुदाब कितना होता है? 49 डिग्री सेल्सियस का मानक तापमान होता है। 49 डिग्री सेल्सियस का मानक तापमान होता है। नेक्स्ट, समान दाब या समदाब वह कल्पित रेखाएं या वो काल्पनिक रेखाएं जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलती है। समान दाब प्रातिनिधिक आइसोबार कहते हैं। वायु दाब को मानचित्र पर समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर 4 वायु दाब कटबंधीय है। पहला विषुवत रेखा निम्न वायु दाब, यह पेटी भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच है। यहाँ साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। और
इस कटिबंधीय में धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि अधिक तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उड़ती है और संवहनी धाराओं जन्म लेती है। इसलिए कटिबंधी को शांत कटिबंधीय या डोल्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ट्रम। एग्जाम में आता है कि डोल्ट्रम क्या होता है। जो ये होती है ना इतने क्षेत्र में, कितना था, एक मिनट, कितना था, 10 से डिग्री से 10 डिग्री होती है। ये जो यहाँ तक होती है, यहाँ से लेके ये ऊपर तक, ये वाला 10 डिग्री से लेके ये, इसे क्या कहते हैं? डोल्ट्रम कहते हैं, डोल्ट्रम। इतने, ठीक है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन पर वेग सबसे अधिक होती है, जिसे कहा यहाँ पे अब केंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, जो वायु के पृष्ठ पर धकेल देती है। यही कारण है कि यहाँ पर वायुदाब कम होता है, यहाँ पर वायुदाब कम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें उपोष्ण उच्च कटिबंधीय या उपोष्ण उच्च वायुदाब, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में कम कर्क और मेखा रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश होता है। उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। या उच्च दाब होने के कारण दो कारण है। पहला कारण क्या है? यह विषुवत रेखीय कटिबंधी से गर्म होकर उठने वाली वायु ठंडी और भारी होकर कर्क और मेखा रेखाओं में 35 डिग्री अक्षांशों के बीच नीचे उतरती है। यह उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। क्या करती है? उच्च वायुदाब उत्पन्न करती है। अगर दूसरी क्या होता है पॉइंट, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में वायु विशाल राशि कर्क और मेखा रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच एकत्रित हो जाती है, जहां पर जिससे वहां पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होती है। विषुवत रेखा से 30 से 35 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब पेटियां उपस्थित होती हैं। इस उच्च वायुदाब वाली पेटी को अश्वक्षांश कहते हैं। उच्च वायुदाब को अश्वक्षांश कहते हैं, यानी उपोष्ण तथा उच्च वायुदाब पेटी को अश्वक्षांश कहते हैं, जिसका कारण यह भी है कि मध्य युग में यूरोप में खेती करने के लिए पश्चिमी द्वीप में समूह में पहलदार थे, खेती करने के लिए जो पहलदार थे वो पश्चिमी द्वीप समूह से घोड़े जो होते थे, क्या पहलदार जलयानों में घोड़े लादकर भेजे जाते थे। प्राय इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच से वायु शांत रहने के कारण आगे बढ़ने की कठिनाई होती थी, अतः जलयानों पर भार कम करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था कि जो नाव है वो चल सके। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अश्वक्षांश रखा गया। मतलब कि घोड़े नाव पे लेके जा रहे हैं और वायु दाब कम हो गया, नाव चल ही नहीं रही उनकी क्योंकि भार अधिक है, तो लोग क्या करते थे? घोड़ों को उठा के फेंक देते थे पानी में, या फिर रस्सी में बांध के पानी में छोड़ देते थे। इससे क्या होता था कि भार हल्का होता था, फिर जो नाव चलती थी, हवा से वो नाव चलती थी, वो चलने लगती थी। इसलिए इसका नाम रखा गया अश्वक्षांश रखा गया, अश्वक्षांश। बताओ लोग कितने निर्दयी हैं, घोड़ों को फेंक दे रहे हैं भाई, सोच रहे हो, वो भी समुद्र में। उसके बाद देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, इसमें 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में क्रमशः अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुदाब भार की पेटियां पाई जाती है, जिन्हें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। उसके बाद आता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, जो 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुव तथा उच्च वायुदाब पेटियां होती हैं। उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटियां। पवन देखिए, विंड, अगर बात करें विंड की, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषुवतुमाओं के कारण वायु हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहता है। इस रूप के क्षैतिज गतिशील हवा को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। पवन तने संकट हरना, ठीक है, पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा, एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा या एयर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर करंट कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। पहला है दाब प्रवणता प्रभाव, दूसरा है संघर्ष बल और तीसरा है कोरियोलिस बल। मुख्य क्या है? कोरियोलिस बल। पहला देखते हैं, दाब प्रवणता बल दूरी की प्रति इकाई पर दाब के घटने से दाब प्रवणता कहते हैं, यानी दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर या दाब प्रवणता आते हैं। जहां सामान्य दाब रेखाएं आपस में हो वहां दाब प्रवणता अधिक, समय का दाब रेखाएं दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम हो जाती है। अगर नेक्स्ट है घर्षण बल, वह पवनों की गति को प्रभावित करता है, धरातल पर संपूर्ण सर्वाधिक होता है। घर्षण बल वह पवनों की गति को प्रभावित करता है और धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है, परंतु समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। घर्षण बल का प्रभाव प्राय धरातलों से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ठीक है, घर्षण बल 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है घर्षण बल। दोस्तों थैंक यू भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में
विक्षेपित हो जाती हैं। ऐसे कोरिलिश बल कहते हैं। इसका पूरा नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिन्होंने सबसे पहले इस बल का प्रभाव का वर्णन 1844 में किया था। इस बल के प्रभाव का उत्तरी गोलार्ध में पौने जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की ओर, पौने होती है उत्तरी गोलार्ध में कैसे दाहिने की ओर मुड़ जाती है। इसे विक्षेप में फेडरल नामक वैज्ञानिक से लिखा था। अतः इसे फेडरल नियम लॉ भी कहते हैं। इसे वाइज फेडरल नियम दिया समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में कहा गया है पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो वायु दाब उसकी बाईं ओर और निम्न वायु दाब उसके दाईं ओर, वायु दाब उसके दाईं ओर और निम्न वायु दाब उसके बाईं ओर होगी। यदि वो दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा है तो ठीक विपरीत होगा, मतलब उच्च वायु दाब उसके इसके बाईं ओर और निम्न वायु दाब उसके दाईं ओर होगा। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित इसके ठीक विपरीत होगा। ठीक है, कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को सीधा समानुपातिक बढ़ाता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी ध्रुव पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता। कोरियोलिस बल देखिए, कोरियोलिस बल अगर बात करें कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रबलता पर बल सदैव समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितना दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों को एक दूसरे को समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्र में पवनें इसी के इर्द गिर्द रहती हैं। विषुवत वृत्त के कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय भूरित हो जाती हैं। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। नेक्स्ट वायुदाब व पानी। यहां देखेंगे हम लोग वायुदाब व पानी। पवनों का वेग उनकी दिशा, पवनों की उत्पत्ति के होने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी सतह पर 2 से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल में पवनें धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता जो कोरियोलिस बल के नियंत्रण होती है। जब समताप रेखाएं सीधी हो और घर्षण का प्रभाव ना हो तो दाब प्रवणता का बल कोरियोलिस बल के संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं में समांतर बहती हैं। ये पवनें बहुविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं, जियोट्रॉफिक के नाम से जानी जाती हैं। जियोट्रॉफिक के नाम से जानी जाती है भैया, जियोट्रॉफिक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सी जो है कोरियोलिस बल है और वी जो है भूविक्षेपी है और पी एस जो दर्शाएगी वह क्षैतिज है। पी एच जो है वह क्षैतिज है, कितनी क्षैतिज पे झुकी हुई है। निम्न दाब क्षेत्रों में चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवर्ती परिसंचरण कहलाता है। इस उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ एक ऐसा होना या प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा में होने वाले गोलार्धें भिन्न होती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं भैया। मैं कहता हूँ चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। चक्रवात में देखिए, चक्रवात में कहूँ कि केंद्र में दाब की दिशा निम्न होती है अगर होए तो घड़ी की सुई क्या होगी, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा में विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा से विपरीत चलेगी चक्रवात। अगर दक्षिणी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगी, घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होगी। उत्तरी गोलार्ध में जैसे हमारे यहाँ चक्रवात आता है या कोई टर्नेडो टाइप का आता है, कैसे चलती है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। प्रति चक्रवात क्या होती है, केंद्र दाब की दिशा में उच्च होती है या घड़ी की सुई की दिशा में अनुरूप होती है प्रति चक्रवात आया तो, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई दिशा में विपरीत होती है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में ये अंतर है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाली वायु निम्न परिसंचरण संबंधित होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेंगे। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अभिसारित होगा। यहां से देखिए, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, अभिसरण निम्न जा रहा है तो ये आपके बाएं तरफ मुड़ जाएगा। यहां से ऐसे गया और आपके बाएं तरफ अपसरण हो गया
और अगर ऐसे आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए भैया, यहाँ से अभिसरण हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, अपसरण अभिसरण। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप से समान धाराओं में पर्वत के साथ साथ और वृत्ताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बने और वर्षण के लिए आवश्यक होती है। बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक होती है। पौने निम्न प्रकार की होती हैं। पहली पौन होती है प्रचलित पौने, उसके बाद होते हैं मौसमी पौने, उसके बाद होते हैं स्थानीय पौने। स्थानीय पौने शीतल हवाएं। देखिए बिली वाव कहाँ पर चलती है, अलास्का में। कहाँ पर चलती है बिली वाव, अलास्का में। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर चलती है, बोरा एड्रियाटिक तट पर बोरा चलती है। अगर हम मैं बात करूं नेक्स्ट, मिस्टल कहाँ चलता है, स्पेन और फ्रांस में मिस्टल चलता है, स्पेन और फ्रांस में मिस्टल चलता है। अगर बुरान चलता है रूस में, बुरान चलता है आपका रूस में, बुरान चलता है रूस में, बुरान का चलता है रूस में चलता है। और वाइज वाइज चलता है दक्षिणी फ्रांस में। पेम्पीरो पेम्पीरो अर्जेंटीना में, और फ्रियाजेम जो होता है ब्राजील में। नार्दन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, नार्दन चलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नार्टी चलता है, नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और पोनेंटी चलता है दक्षिण अफ्रीका में, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में। पेपागोया पेपागोया जो चलता है मैक्सिको में। और मेस्टर मेस्टर जो चलता है उत्तरी इटली में, मेस्टर चलता है उत्तरी इटली में। अगर बात की जाए नेवाडोस जो चलता है इक्वाडोर में। विली 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 एक मेरी टीचर थी, जब भी इनका नाम लो विली विली, ठीक है, तो वो हंसने लगती थी, पता नहीं क्यों। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, ठीक है। सस्टोन सस्टोन चलता है पूर्वी ईरान में। अबूब चलता है सूडान में। और पुरगा पुरगा चलता है टुंडा प्रदेश में। कैप डॉक्टर चलता है दक्षिण अफ्रीका में, कैप डॉक्टर चलता है दक्षिण अफ्रीका में। इसे टैबुल ब्लॉक भी कहते हैं, कैप डॉक्टर को टैबुल ब्लॉक भी कहते हैं। आइए देखते हैं पौनों के बारे में। पहले हम देखते हैं प्रचलित पौने। प्रचलित पौने पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली को प्रचलित पौने कहते हैं, जिसे स्थायी पौने भी कहते हैं। स्थायी पौने एक वायु भार कटिबंधीय से दूसरे वायु भार कटिबंधी की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। उदाहरण पछुआ पौने, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं कि लोग पछुआ बह रहा है, पूर्वा बह रहा है, तो ये जो कहते हैं ये स्थायी पौने। स्थायी पौने होती हैं प्रचलित पौने, ये हमेशा चलती हैं। यह व्यापारिक पौने या ध्रुवीय पौने। पछुआ पौने की बात किया जाए, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण या उच्च कटिबंधीय या उच्च दाब वायु दाब कटिबंधियों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली स्थायी हवा को इसे पश्चिमी दिशाओं के कारण पछुआ पौने कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ तक कि अक्षांशों को गजरता चालीसा, क्या गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। गरजता चालीसा जो है ये 40 से 40 के बीच में चलता है। प्रचंड पचासा जो है ये 65 डिग्री के बीच में चलता है। और सीखता साठा जो है ये 60 डिग्री के बीच में चलता है। इनका नामांकन नाविकों द्वारा किया गया है, ठीक है, इनका नामांकन नाविकों द्वारा किया गया है। नाविक समुद्र में होंगे तो गरजता हुआ एकदम आता होगा तो लोग नाम दे रहे होंगे गरजता गरजता चालीसा। फिर 50 डिग्री के मध्य में होंगे तो प्रचंड पचासा और चीखता साठा। कितना अच्छा नाम दिए हैं भाई, सोच रहे हो। कोई तो होगा जो इतना अच्छा नाम दिया है। व्यापारिक पौने देखिए, व्यापारिक पौने की अगर बात की जाए, व्यापारिक पौने 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उपोष्ण और उच्च वायुदाब कटिबंधों के मध्य या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों और दोनों को गोलार्धों के वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाले पौनों को व्यापारिक पौने कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में कैसे अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ध्रुवीय पौने क्या होती हैं, ध्रुवीय पौने की अगर बात की जाए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्रभावित पवन को ध्रुवीय पौने के नाम से आता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिण गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व की ओर पश्चिम पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पूर्व से पश्चिम पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट है मौसमी पौने। मौसम या समय से परिवर्तन के साथ जिन पौनों का दिशा बदल जाता है उसे मौसमी पौने कहते हैं, जैसे कि मानसूनी पौने, स्थल समीर, समुद्री समीर पौने, ये होती है मौसमी पौने। नेक्स्ट है स्थल व समुद्र समीर। ऊष्मा के अवशोषण व स्थानांतरण के स्थल और समुद्र की भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है तथा स्थल व हवाएं ऊपर की उठती हैं और निम्न वायुदाब क्षेत्र बनाती हैं, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बन जाता है। इससे समुद्र के स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होता है और पौने समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समय के रूप में प्रभावित होती हैं। रात्रि के समय
एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। रात्रि के समय एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है और स्थल समुद्र की अपेक्षा ठंडी हो जाती है, स्थल समुद्र की अपेक्षा ठंडी हो जाती है और दाब प्रवणता स्थल के समुद्र की बढ़ने होता है। ऐसे स्थल समय कहते हैं। देखिए, दिन हुआ, दिन हुआ, सूर्य की रोशनी आई, आपका पृथ्वी भी गर्म हुआ, आपका पानी भी गर्म हुआ, ठीक है, समुद्र भी गर्म हुआ। लेकिन पृथ्वी जो है जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेटेलिक चीज है, यहाँ जल्दी गर्म हो जाएगा। तो पानी की जो हवाएं हैं, जो समुद्र की हवाएं हैं वो ठंडी हैं अभी, तो ठंडी हवाएं किधर चलेंगी, गर्म की तरफ भागेंगी, ठंडी हवाएं किधर चलेंगी, गर्म की तरफ भागेंगी। तो दिन में समुद्र से स्थल की तरफ ठंडी हवाएं जाती हैं, लेकिन रात हुआ, पृथ्वी जो है अचानक से ठंडी हो गई, लेकिन जो पानी है वो उसका जो पावर होता है, कैशमिन पावर या ठंडी उसकी क्षमता की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। पानी अभी भी गर्म है, पानी अभी भी गर्म है। अब पृथ्वी जो है ठंडा हो गया, जो पृथ्वी से हवाएं चलेंगी वो किसकी तरफ जाएंगी, वो जो हवाएं जाएंगी वो समुद्र की तरफ जाएंगी, तो उसे स्थल समीर कहते हैं। और समुद्र से पृथ्वी की तरफ जाएंगे तो उसे समुद्र समीर कहते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। ये पूछता है कि स्थल समीर किधर से किधर चलती है। स्थल समीर जो चलती हैं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं और समुद्र समीर चलता है समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। उसके बाद स्थानीय पवन देखिए, कुछ गर्म स्थानीय पवन है, जैसे चिनूक है, चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा के रॉकी पर्वत से चलती है। ये गर्म पवन है, स्थानीय पवन है। यह रॉकी पर्वत पूर्वी ढलान के साथ चलने वाला गर्म और सूक्ष्म पवन है। यह रॉकी पर्वत के पूर्व में पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है क्योंकि शीतल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर झरगाओं के मुख में आता है। मतलब वहां बर्फ पड़ी रहती है और जब ये पवनें चलती हैं, चिनूक जो चलता है इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो घास में बर्फ जमे रहते हैं उनको पिघला देता है, और जो घास होता है, जो चारा होता है वो पशुओं के लिए खुल जाता है और पशु उन चारों को खाते हैं, तो इसे पशुओं के लिए या पशुओं का हवा भी कहते हैं। उसके बाद है फॉन, इसे आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान से नीचे उतरने वाली गर्म को शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चरगा भी मिल जाता है। इस प्रभाव से इसे अंगूर जल्दी पक जाते हैं। फॉन पर्वत से जो आल्प पर्वत चलती है इससे अंगूर जल्दी पकते हैं। हरमटन, यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला ये सूक्ष्म हवा है। इस पवन सहारा को गिनी तट की ओर बहती है। इस गिनी तट को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हरमटन क्या कहते हैं, डॉक्टरेट हवा भी कहते हैं। सिराको, यह सहारा मसल से भूमध्य सागर की ओर बढ़ने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। धूल से लदी गर्म हवा है, जब ये भूमध्य सागर को पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम जैसे कि खमशीन में, मिस्र में इसे खमशीन कहते हैं, और गिबली लीबिया में कहते हैं, चिली ट्यूनिशिया में कहते हैं, और लेस्ट मोर्टिया में कहते हैं, और इटली सिराको में कहते हैं, और लेवेक इसको स्पेन में कहते हैं शिराको को। अब हम लोग देखेंगे शिमुक। क्या देखेंगे अब हम लोग, शिमुक। सिमुक जो है यह अरब रेगिस्तान में बहने की वाली कुछ शुष्क हवा है। यह ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान को तटीय दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फिल्टर, यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत से चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा है। ब्रिक फिल्टर। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वत से उतरने वाली गर्म और सूक्ष्म हवा है। नॉर्वेस्टर। इसके बाद देखिए अन्य नाम और स्थान, कुछ गर्म हवाएं उनके स्थान, जैसे कि ट्रे माउंटेन जो भूमध्य स्थान पे है। ऑयल जो चलता है फ्रांस में चलता है। वर्ग्स ये दक्षिण अफ्रीका में चलता है। सुखोवे जो रूस और कजाकिस्तान में चलता है। बाग्यो जो है फिलीपींस और द्वीप समूह चलता है। गारिज जो है दक्षिणी पूर्वी ईरान में चलता है। लू जो चलता है भारत में चलता है। लू जो चलता है कहाँ चलता है, भारत में चलता है। उसके बाद से सोलेनो दक्षिणी पूर्व एशिया में चलता है। माश सामून ईरान में चलता है। शामून कहाँ चलता है, ईरान में चलता है। शामून कहाँ चलता है, ईरान में चलता है। शामून कहाँ चलता है, ईरान में चलता है। इसके बाद देखिए भैया, वाट लग गई नहीं, कोई बात नहीं। शामल, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म सूक्ष्म धारा है। शामक क्या है, यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली सूक्ष्म गर्म धाराएं हैं शामक। सांता आना, सांता आना यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म व सूक्ष्म जल धाराएं आंधी भरी है। सांता आना। क्वेम्बैंग, यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। इसे तंबाकू की खेती में काफी नुकसान होता है, ठीक है। क्वेम्बैंग। जेट प्रवाह, यह क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र से चलने वाली शंकरे और नलिकार विसर्पी पवन हवाओं को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 12 से
6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व को प्रभावित होती है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक गतिशील होती है। उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक गतिशील होती है। इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। और जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवातों, तूफानों और प्रतिचक्रवात तूफानों और वर्षा में उत्पन्न करने के सहायक होते हैं। आधुनिक खोज के अनुसार एशिया में मानसून पवनों के कारण जेट प्रवाह माना जाता है। यह मानसून तापमान वितरण की तुलना संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु राशियां क्या होती हैं? वायु राशियां वायुमंडल का एक विशाल और विस्तृत भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज रूप में समरूप हो, वो वायु राशियां कहलाती हैं। समांतर वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान, आर्द्रता स्थिति लगभग समान होता है। यह जलवायु मौसम के अध्ययन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखते हैं वाताग्र फ्रंट्स। जब दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और एक होता है अधिवृष्ट वाताग्र। शीत वषाण क्या होता है? शीत वाताग्र क्या होता है? जब शीतल भरी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों के ऊपर ढकेलती है तो इसके संपर्क में क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र जब गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों को ऊपर को चढ़ती हैं तो इसे संपर्क क्षेत्र से उष्ण वाताग्र कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अचर वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए इनके चारों अचर वाताग्र कहते हैं, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठता। अधिवृष्टि वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र क्या होता है? वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं और वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब तापमान परिवर्तन की विशेषता होती है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं, ऐसे वर्षा होती है। इससे क्या होती है? वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। चक्रवात वायु प्रणालियों की जो उष्ण कटिबंधीय से दूर मध्य उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें बहिरुष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों जैसे कि क्षेत्र में गुजरते हैं वहां पर मौसम संबंधी अवस्थाओं को अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण चक्रवातीय कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं और आरंभ में वाताग्र अचर होता है और दक्षिण गोलार्ध में वाताग्र दक्षिण में उष्ण और उत्तर में ठंडी प्रभावित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम होता है तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई के विपरीत चक्रवाती परिक्षेपण करती है। इस चक्रवात प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकसित होता है। इसमें एक उष्ण वाताग्र और एक शांत वाताग्र होता है जिसमें उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी ऊपर की ओर बढ़ती है। ये उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देता है और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपाशी मेघ बनते हैं और शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा ठीक है, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा ढक लेती है और यह उष्ण वायु ऊपर उठता है, तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, तीव्र गति से चलते हैं, अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक लेते हैं और इसे उष्ण वायु ऊपर उठती है जिसका मूलतः कोई संपर्क नहीं रहता और अधिवृष्ट वाताग्र बनता है। और चक्रवात धीरे धीरे क्या होता है? छिड़ हो जाता है या नष्ट हो जाता है। चक्रवात क्या होता है? धीरे धीरे मर जाता है चक्रवात, उसकी डेथ हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? एक आक्रामक तूफान है। इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों के गतिशील होते हैं और ये चक्रवात आक्रामक पवनों के साथ विस्तृत विनाशनाशक अधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जानते हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में टाइफून कहते हैं और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में से विली विलीज कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय महासागरों के उत्पन्न विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति जैसे वृत्त, समुद्री स्तर और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस आदि को कोरियस बल का होना, जैसे कि उत्तरी ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र। और 5 होता है समुद्र तल पर उत्तरी अपसरण। समुद्र तल पर उत्तरी अपसरण। नेक्स्ट है चक्रवातों और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरों मेघों में प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र की ओर घेर रहती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता और आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होता है।
स्थल पर पहुंच आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और छिड़ होकर समाप्त हो जाती है। ये चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होती है, विध्वंसक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करने पर जमीन पहुंचते हैं वहां चक्रवात लैंडफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंडफॉल कहते हैं। बहु कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर देखिए। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसमें क्या होता है? ये स्पष्ट वाताग्र प्रणाली निर्माण होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये वाताग्र प्रणालियों को निर्माण नहीं होती, प्रणालियां नहीं होती। बहिरुष्ण में होता है, इसमें क्या होता है? इसकी उत्पत्ति जल स्थल दोनों पर होती है, जबकि ठीक है, इसकी उत्पत्ति जल और थल पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का होता है इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में होता है और यह स्थलीय भागों में पहुंचकर नष्ट हो जाती है। बहिरुष्णकटिबंधीय, इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है और उष्णकटिबंधीय में इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। और उसके बाद देखिए, बहिरुष्णकटिबंधीय में यह पश्चिमी पवनों के साथ साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है और उष्णकटिबंधीय में होता है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है, व्यापारिक पवनों का अनुगमन करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को या वायुमंडल को आर्द्रता कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता, यह वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यह 1 ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है। उसके बाद होता है विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता होती है वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति इकाई से मापा जाता है, ग्राम प्रति इकाई से मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या होता है? किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प मान लो कि 10 हो, उसी ताप पर उसी वायु में उपस्थित जलवाष्प का स्वीकार करने की क्षमता मान लो कि 100 हो, तो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता। जलवाष्प की मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करता है। किसमें? जलवाष्प की मात्रा और वायु के तापमान पर निर्भर करता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। वायु के जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो जाती है और वायु के तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है या तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है और 45% सापेक्ष मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक होता है। 45% कितना होता है? मनुष्य के लिए सबसे आरामदायक होती है। उसके बाद सघन देखिए, जल की गैसीय अवधारणा या अवस्था को तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सघन कहते हैं। यह 2 कारकों पर निर्भर करती है, तापमान में कमी तथा वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होती है। ओशांक किसे कहते हैं? ओशांक, ड्राइव पॉइंट, वायु में जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है उसे ओशांक कहते हैं। ओशांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। ओस पड़ने के लिए ओशांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला या तुषार, जब ओशांक हिमांक से नीचे होता है तो ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। ओस के स्थान पर क्या पड़ता है? पाला पड़ता है। कोहरा क्या होता है? कोहरा वायुमंडल के निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं के रज व संघनित एक जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। ओशांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण इसमें सदृश 1 किलोमीटर से कम होती है। कितना सदृश कितना होता है? मतलब देखने की क्षमता कितनी होती है? 1 किलोमीटर से कम होती है ओशांक में, कोहरा में। धुंध क्या होता है? धुंध हल्के फुल्के कोहरे को कुहासा या धुंध कहते हैं। यह सदृश की 1 किलोमीटर से अधिक किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। मतलब 1 किलोमीटर से दूर तो देख सकते, लेकिन 2 किलोमीटर से कम, ठीक है, उसे धुंध कहते हैं। बादल किसे कहते हैं? बादल मुक्त हवा में रुद्रोष्म प्रक्रिया और ठंडे होने पर उसके तापमान के ओशांक के नीचे गिरने से बनते हैं। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। रूप के आधार पर वायुमंडल निम्न प्रकार के होते हैं। पहले वायुमंडल देखिए 3 प्रकार के, निम्न प्रकार के। पहले वायुमंडल देखिए पक्षाभ, मैं कहूँ कि पक्षाभ वायुमंडल, इसका निर्माण, पक्षाभ वायुमंडल का निर्माण जो होता है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले व बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंखों के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं, पक्षाभ बादल। कपाशी बादल जो होते हैं ये रुई के समान दिखते हैं। यह प्राय 4000 से 7000 की मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये तिरछे तथा इधर उधर बिखरे दिखाई जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये शीर्ष गुंबदकार होता है, इनका शीर्ष जो होता है गुंबदकार होता है। उसके बाद स्तरी बादल, कमीशन और 4000 है। भाई रुक जा। स्तरी बादल ये पदार्थ चादर जैसे लगते हैं और अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढक लेते हैं और ये 2 या 2 से किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं।
ये सतत वर्षण के गुण होते हैं और ये बादल समांतर या तो ऊष्मा का हास्य या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। उसके बाद जो होता है आपका, उसके बाद है वर्षा बादल। वर्षा बादल काले या काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और ये मध्य स्तर या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य के किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। ये चार मूल रूपों में बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों का बादल निर्माण करते हैं। जैसे कहूँ ऊंचे बादल, ऊंचे बादल होते हैं जैसे कि पक्षाभ, पक्षाभ स्तरी और पक्षाभ कपाशी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य, कपाशी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपाशी बादल और कपाशी वर्षा बादल। देखिए नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति को मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप जो होता है ये इंपॉर्टेंट भाई। नेफोस्कोप बादलों की दिशा और गति मापने का यंत्र है। वर्षा रेनफॉल क्या होता है, जब वर्षा की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा को ठंडा होने की विधियां के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है एक संवहनी विधि, ठीक है। जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो इसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है और वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। यह हल्की वायु ऊपर की उठने लगती है और शमनी धाराओं का निर्माण करती है। शमनी धाराओं का निर्माण करती है, इसे शमनी वर्षा कहते हैं। ऊपर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है, इसमें उपस्थित जलवाष्प का संग्रहण होने लगता है और संग्रहण के कपाशी मेघ बनाते हैं जिसके घनघोर वर्षा होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है, घनघोर वर्षा होती है, इसमें संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट पर्वतकृत वर्षा। जब जलवाष्प की लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत पर पठार ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो ये वायु ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के साथ साथ संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने पर जलवाष्प का संग्रहण होने लगता है और इसे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या होता है, साइक्लोन फॉर फॉन्टल रेनफॉल। चक्रवातों के द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा या वतागरी वर्षा कहते हैं। वतागरी वर्षा कहते हैं। वर्षण जल वाष्प के संघनन के बाद नमी को मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यदि द्रव या कठोर अवस्था में हो सकता है तो वर्षण का जमीन के रूप में होता है, उसे वर्षा कहते हैं। जब वर्षा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वर्षण हिमतुल्य के रूप में होता है जिसमें हिमपात कहते हैं। सभी पश्चकोणीय रवों के रूप में निर्मित होता है। ये वर्षा का हिमपात के अतिरिक्त वर्षण को दूसरे प्रकार को शहिम वृष्टि या करकापात कहते हैं। करकापात कहते हैं। शहिम वृष्टि क्या कहते हैं, करकापात कहते हैं। कह रहे हैं यूपी लक्ष्मी लाइव प्लीज कम। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल के मुक्त होकर होने के बाद वर्षा के या बर्फ के छोटे टुकड़े गोलाकार ठोस रूपों पर प्रवृत्त हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पहुंचती है जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ओला बरस रहा है। यह वर्षा जल से बनती है जो ठंडी परतों से होकर गुजरती है, इसलिए क्या होती है, ये बर्फ बन जाती है तुरंत। बादल फटना। बादल का फटना क्या था कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी वर्षा, बादल फटना। चक्रवात या प्रतिचक्रवात। साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के वायु स्थितियों और राशियों के मिश्रण से फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करना होता है। चक्रवात। चक्रवात के केंद्र में कम दाब के स्थान होने पर बाहर की ओर से दाब बढ़ जाता है। इस अवस्था को हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं और चक्रवात कहता है। निम्न दाब के चारों तरफ कोनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब क्षेत्र में वायु अभिसरित होता है और ऊपर उठेंगे। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि टर्नेडो, हरिकेन, टाइफून चक्रवात के उदाहरण है। प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात की बात की जाए जब केंद्र में दाब अधिक हो और केंद्र की हवाएं बाहर की ओर चलती हो तो इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवात परिसिंचन कहता है। उच्च दाब के क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अभिसारित होगा, इसे अवताग्रह का अभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होती है। प्रति चक्रवात में चक्रवात के विपरीत। चक्रवात के कैसा होता है, विपरीत।
चक्रवात के विपरीत 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 विपरीत। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा, सॉरी हो गया, चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ चलती है और ऊपर उठकर ठंडी हो आती है, वर्षा कराती है, जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ रहता है। चक्रवात प्रति चक्रवात पवनों की दिशा के प्ररूप। देखिए दाब स्थिति, मैं कह दूं दाब स्थिति, एक मिनट अंदो थोड़ा हैंग हो रहा है, काफी लॉन्ग हो गया ना, 1 घंटे से ऊपर हो गया। आजा भैया, साला हैंग हो रहा है भाई, वाई हैंग, ओ प्रभु, ओ बहुत नहीं आ रहा है। देखिए दाब पद्धति, चक्रवात में दाब पद्धति पहले देखेंगे चक्रवात, और केंद्र में दाब की दिशा कैसी होती है, निम्न होती है। चक्रवात में केंद्र में दाब की दिशा होती है निम्न, और उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में स्थिति कैसी होती है चक्रवात की, घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होती है। ठीक है, क्लॉकवाइज होती है दक्षिण गोलार्ध में, और एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ। प्रति चक्रवात केंद्र में दाब क्या होता है, केंद्र में जो दाब होता है उच्च होता है, जबकि चक्रवात का निम्न था। घड़ी की सुइयों की जो इसकी उत्तर गोलार्ध में होती है, घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होती है, मतलब कि क्लॉकवाइज चलेगी, और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई कितना है, मैं तो पता नहीं कहाँ तक है भाई, दिमाग का यहाँ तक है। ठीक है, बस 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 3 मिनट और, 3 से 4 मिनट। देखिए एक तड़ित झंझा या टर्नाडो जिसे कहते हैं, ये भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। टर्नाडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर सीमित होता है, और तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दोनों के प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा एक पूर्ण अविकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करती है। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं तो यह तापमान शून्य में से कम करता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होता है। आर्द्रता कम होने पर तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं, और तड़ित झंझा विशेषतः उष्ण वायु और प्रबल उद्गार होते हैं, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के कारण वर्षा होती है। भयानक तड़ित झंझा कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिला हो जाता है, ऐसे ऐसे लहराने लगता है और अवधोड़ करता है। इसमें केंद्र अत्यंत कम वायु दाब होती है और यह व्यापक रूप से भयंकर और विनाशकारी होता है। इसमें लाखों लोगों की जान चली जाती है। यह परिघटना में टर्नेडो कहते हैं। टर्नेडो सामान्यतः एक मध्य अक्षांश से उत्पन्न होती है। अब समुद्र पर टर्नेडो को जल स्तंभ या वाटर स्पूट कहते हैं। यह जल व स्थल दोनों में उत्पन्न हो सकता है टर्नेडो। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग कितना होता है, 325 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 325 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी इलाकों में तूफानों को टर्नेडो कहा था। हरिकेन जो होता है अटलांटिक महासागर से उठने वाली पश्चिमी द्वीपीय समूहों को चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान को हरिकेन कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 121 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। टाइफून प्रशांत महासागर, टाइफून जो होता है प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी तटबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। इसकी जो स्पीड होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून की 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और उसके बाद विश्व के प्रमुख फसलें उत्पादक, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिर्फ एक पार्ट बनेगा। उसके बाद से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, अपना भारत महान स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। और अपना ख्याल रखिए, परिवार का खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।